जयपुर से खबर है, जहां प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चैप्टर प्रेसिडेंट्स और प्रतिनिधि मंडलों से संवाद करेंगे। आज और 11 दिसंबर को देश विदेश के चैप्टर प्रेसिडेंट से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रांची, काठमांडू, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रियाद चैप्टर्स के प्रेसिडेंट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज संवाद करने वाले हैं। उसके बाद 11 दिसंबर को भी संवाद होगा। इन बैठकों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को, सहयोगात्मक विकास पहलों और सामाजिक योगदान प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करना है। तो जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं राजस्थानी प्रवासी दिवस को लेकर। आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चैप्टर प्रेसिडेंट्स के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए यहाँ पर खुद लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। और आज चैप्टर प्रेसिडेंट्स और प्रतिनिधि मंडलों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। और सामाजिक योगदान प्रस्ताव पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को इसका प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं। और आप जयपुर से खबर है, जहां भाजपा कार्यालय में मंत्री दरबार लगा है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई यहां पर हो रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री ओटाराम देवासी कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय में आज मंत्री दरबार लगा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जन सुनवाई कर रहे हैं और इसी के साथ मंत्री ओटाराम देवासी भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से हर सप्ताह के 3 दिन मंत्रियों की सुनवाई होगी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी और हर दिन 2 मंत्री यहां पर सुनवाई करेंगे। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी हर सप्ताह के 3 दिन लगातार यहां पर मंत्री सुनवाई करेंगे, कार्यकर्ताओं की मंत्री यहां पर सुनवाई करेंगे। हर दिन 2 मंत्री यहां पर सुनवाई करते हैं। आज कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री ओटाराम देवासी कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय में सुनवाई का दौर जारी है, लगातार वहां पर सुनवाई हुई जा रही है। और हर सप्ताह के पहले 3 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कार्यकर्ता सुनवाई बीजेपी कार्यालय में होती है। हर दिन 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं। और आज कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री ओटाराम देवासी कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं। और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ मंत्री ओटाराम देवासी भी सुनवाई में मौजूद हैं, वो भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। तो जयपुर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई जारी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं, मंत्री ओटाराम देवासी कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू की गई है। बीजेपी कार्यालय में सप्ताह के 3 दिन रोज ये सुनवाई होती है। हर दिन 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, बीजेपी कार्यालय में आज मंत्री दरबार लगा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री ओटाराम देवासी कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो देखिए, अब भाजपा कार्यालय में मंत्री दरबार लगा है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई का दौर जारी है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई यहां पर की जा रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को यहां पर सुना जा रहा है।
और अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई चल रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री ओटाराम देवासी कार्यकर्ताओं की सुनवाई यहां पर कर रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है लाल सिंह? देखिए, बिल्कुल आज जन सुनवाई का सप्ताह में दूसरा दिन है और आज सुनवाई कर रहे हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और ओटाराम देवासी। अधिकतर चूंकि अब एक शेड्यूल बन गया है कि किस दिन कौन सा मंत्री आएगा, तो इसको देखते हुए प्रयास ये रहता है कि अधिकतर कार्यकर्ता उन्हीं समस्याओं को लेकर आते हैं जो विभाग से संबंधित हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कार्यकर्ता जो भी समस्या वो लेकर आ सकते हैं उसको संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे मैंने पहले भी जब हम रूबरू हुए थे दर्शकों को बताया था कि लगातार अब जैसे ही ये जनसुनवाई शुरू हुई है और लोगों को पता लग रहा है क्योंकि जनसुनवाई का दूसरा ही सप्ताह है, तो ऐसे में लगातार लोगों का आना, कार्यकर्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज भी काफी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपनी परिवेदना ला रहे हैं, मंत्री उनको गंभीरता से सुन रहे हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर ही बात कर रहे हैं। जिन समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सकता है उन समस्याओं का समाधान तुरंत संबंधित अधिकारी को फोन पर बताया जा रहा है और उनका समाधान किया जा रहा है। ऐसी समस्याएं जिनकी जांच की दरकार है या फिर जिनमें समय लग सकता है, कोई निर्माण से संबंधित है या अन्य विभागों की है, तो उनको आगे ट्रांसफर किया जा रहा है। प्रयास यही है कि जनसुनवाई में आने वाले कार्यकर्ता की कोई अगर वाजिब समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। यही प्रयास सरकार का है, यही प्रयास पार्टी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक पूरी तैयारी के साथ इस जनसुनवाई को शुरुआत की है। लगातार मैं जैसा बता रहा था, लंबे समय से कार्यकर्ताओं की मांग हुई थी, सरकार को 2 साल हो गए। ऐसे में अब उत्साह भी है कार्यकर्ताओं में और उनका जो मांग थी वो पूरी हुई है कि हमारी जो इच्छा थी, कार्यकर्ताओं का मन था कि हमारे लिए एक अलग से जनसुनवाई शुरू हो, कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म मिले। तो जैसे पिछली सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार रही है, बीजेपी मुख्यालय पर जनसुनवाई होती रही है, लेकिन इस बार 2 साल का समय बीत जाने के बाद कार्यकर्ता थोड़े मायूस हुए थे, लेकिन बाद में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक ये मामला पहुंचा तो इसको गंभीरता से लिया और जनसुनवाई शुरू हुई। आज भी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार लोगों का आना जारी है, कार्यकर्ताओं को आना जारी है, समस्याएं ला रहे, मंत्री उनका समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और आप जयपुर से खबर है, जहां विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश की मॉनिटरिंग पर राजधानी में गे बुलाकर मारपीट करने, एक्सटॉर्शन का खुलासा यहां पर हुआ है। वेस्ट जिला के खोरा बिसल थाना ने मुकदमा दर्ज किया है। विशाल सिंह नामक युवक को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। कब्जे से हथियार और चोरी की बाइक को भी पुलिस ने यहां पर बरामद किया है। विशाल अंकित आकोदा का सगा भाई है, जो अभी विजेंद्र गुलाबबाड़ी के मर्डर केस में जेल में बंद है। खोरा बिसल थाना अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के मॉनिटरिंग पर यहां पर खुलासा हुआ है। राजधानी में गे बुलाकर एक्सटॉर्शन मामले में पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है। विशाल सिंह नामक युवक को यहां से गिरफ्तार भी किया गया है, तो आरोपी के कब्जे से बाइक को बरामद किया है। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश की मॉनिटरिंग पर ये पूरा खुलासा हुआ है, ये पूरी कार्रवाई हुई है। वेस्ट जिला के खोरा बिसल थाने ने मुकदमा दर्ज किया है और अब पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। आहोर के जालो रोड पर भैंसवाड़ा बस स्टैंड के पास देर रात मिनी बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर में पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। पिकअप चालक को गंभीर अवस्था में सुमेरपुर रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही आहोर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी के अनुसार मिनी बस चालक 27 वर्षीय दिनेश कुमार पुत्र खेताराम निवासी आहोर को हल्की चोटें इसमें आई है, जबकि पिकअप चालक 30 वर्षीय भरत कुमार निवासी जालोर को इसमें गंभीर चोटें आई हैं। आहोर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे सुमेरपुर भेजा गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आहोर से खबर है, पर जोरदार हादसा हुआ है। मिनी बस और पिकअप केस में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, एक गंभीर को रेफर किया गया है। और अब जोधपुर से खबर है, जहां नई सड़क स्थित ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने का प्रयास
लगातार यहां पर जारी है। दमकल मौके पर पहुंच चुकी है। आसपास में बैंक और कपड़े के शोरूम बने हुए हैं और अभी तक यहां कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो जोधपुर से खबर है, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने का मिला। लगातार आग पर प्रयास पाने के जारी है। आग पर काबू पाने के प्रयास यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। दमकल मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। आसपास में बैंक और कपड़ों की शोरूम है। हालांकि अभी तक इस पूरे हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं आई है। और अब झालावाड़ जिले की डग से खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला सहित 5 लोग यहां घायल हो गए हैं। गरोट उज्जैन 4 लेन पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। जैन तीर्थ घसोई सुवासरा से उज्जैन की ओर जा रहे थे। 4 लेन पर खड़े ट्रैक्टर से टकराना दुर्घटना का कारण यहां पर बताया जा रहा है। सभी यात्री मध्य प्रदेश के धार जिले के निवासी। घायलों को पुलिस ने मौके से ही उज्जैन मध्य प्रदेश भेजा। मृतक को पुलिस डग हॉस्पिटल लेकर आई। वहीं एक घायल मनोज बाफना ने उज्जैन पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मृतक राहुल जैन का शव डग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। तो झालावाड़ के डग से खबर है, जहां झालावाड़ के डग में भीषण हादसा हुआ है। गरोट उज्जैन 4 लेन पर दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। जैन तीर्थ घसोई सुवासरा से जैन की तरफ से आ रहे थे सभी निवासी और सभी मध्य प्रदेश के धार जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। और अब बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां यूरिया खाद के लिए धक्का मुक्की हो गई है। किसानों और पुलिस में यूरिया खाद के लिए धक्का मुक्की यहां पर हो रही है। ठंड में यूरिया के लिए महिलाएं भी लंबी लंबी कतार में लगी हुई हैं। सुबह 4 बजे से लंबी लंबी लाइनें खाद के लिए यहां पर लगी हुई है। जरूरत के हिसाब से यूरिया नहीं मिलने से किसान लगातार यहां पर परेशान हो रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यूरिया का वितरण किया जा रहा है। लूणकरणसर से खबर है, जहां किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। यूरिया खाद के वितरण के दौरान ये धक्का मुक्की यहां पर हुई है। पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिलने पर किसान यहां पर परेशान हो रहे हैं। किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से लगातार खाद की मांग यहां पर की जा रही है। तो देखिए, लूणकरणसर में यूरिया खाद वितरण के दौरान किसानों और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई है। सुबह 4 बजे से किसान लंबी लंबी लाइनों में खाद के लिए लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण किसान जो है वो काफी परेशान यहां पर हैं। लगातार प्रशासन से खाद की मांग यहां पर की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर लूणकरणसर में किसानों और पुलिस के बीच यूरिया खाद वितरण के दौरान धक्का मुक्की हुई, क्या कुछ अधिक जानकारी है सुरेंद्र? बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर जिले भर में नहीं पूरे प्रदेश भर में यूरिया खाद को लेकर किसान है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर पुलिस व किसानों को आमने सामने होना पड़ता है। ऐसा ही दृश्य एक बार फिर लूणकरणसर में देखने को मिला है, जहां पर भारी तादाद के अंदर किसान है वो यूरिया खाद लेने पहुंचे, लेकिन व्यवस्था बिगड़ती नजर आई तो पुलिस को मौके पर बुलाया गया और पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए वहां पर कोशिश की कि भाई जो स्थिति है उसको नियंत्रण किया जाए। तो ऐसे में एक किसान के साथ भी पुलिस की धक्का मुक्की भी होगी, जो सच वेदरक वीडियो दिखा रहा है, जिसमें से देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से किसान लाइन में लगा हुआ था, वहां पर जो किसान है वो आगे पीछे धक्का मुक्की कर रहे थे। इसी दौरान व्यवस्था संभालने के दौरान पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की होगी, क्योंकि लगातार है जो बीकानेर जिले भर की रबी की सीजन है। रबी की सीजन में किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, ताकि किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, इसबगोल सहित अन्य जो चने की फसलें हैं उनको बचाया जा सके और उनको समय पर यूरिया डीएपी खाद है वो दी जा सके। लेकिन यूरिया खाद को लेकर किसान काफी
खपा है। जो महिलाएं हैं वो भी अपने चूल्हे चौका का काम छोड़कर सुबह से 4 बजे से लाइनों में यूरिया के लिए लगती है, लेकिन शाम होते होते काफी किसानों को निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। ऐसा ही दृश्य पूरे बीकानेर जिले भर में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही लूणकरसर में ये सामने आया मामला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर के लूणकरसर से खबर है, जहां यूरिया खाद वितरण के दौरान पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की हो गई। सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर यूरिया खाद के लिए देखने को मिल रही है। चुनावा शहर में मिलावट और एक्सपायरी खाद्य सामग्री के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने जांच अभियान चलाया, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर महेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में गौशाला रोड पर स्थित प्रत्येक जनरल स्टोर से करीब 240 किलो नारियल चॉकलेट जब्त की गई। वहीं दुकान पर रखी 50 किलो एक्सपायरी चॉकलेट्स को भी स्वास्थ्य जोखिम मानते हुए मौके पर ही नष्ट किया गया। इसके अलावा राहुल जनरल स्टोर से टोस्ट के सैंपल और शीश ट्रेडिंग कंपनी से कैंडी और चॉकलेट के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। साथ ही अधिकारी महेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि मिलावटी और एक्सपायरी सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू के निर्देश पर आज प्रत्येक जनरल स्टोर पर कोकोनट बर्फी कमल ब्रांड की का सैंपल लिया गया, जिसका बचा हुआ 240 किलो पार्ट सीज कर दिया। रिपोर्ट आने तक सीज रहेगी और रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। और वहाँ पे लगभग 50 किलोग्राम एक्सपायरी डेट की भी चॉकलेट रखी हुई थी, उसे नष्ट कराया गया है। उसके बाद से एक ट्रेडिंग के यहाँ से कैंडी मैन एक चॉकलेट है, उसका नमूना लिया गया। और यहाँ राहुल जनरल स्टोर पर भी ये एक रस्क है, उसका सैंपल लेके जांच हेतु भिजवाया जा रहा है। और अब कोटा से खबर है, जहां कोटा के सांगोद में बोरवन सिंचाई परियोजना से जुड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रयासों से जल जीवन मिशन के तहत 3.523 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इस परियोजना से कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों के लगभग 1.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और 1402 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के तहत बारा जिले में 28, कोटा में 5 और झालावाड़ में 8 स्वच्छ जलाशय बनाए जाएंगे। इसके अलावा बारा में 28 और कोटा और झालावाड़ में 16 पंप हाउस स्थापित भी किए जाएंगे। सांगोद और कनबास तहसील का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना को पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि 13 अगस्त 2027 निर्धारित की गई है। डीडवाना जिले में किसानों का कस्टोडियन जमीनी को लेकर सरकारी घोषित करने और सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित करने के विरोध में 29वां दिन भी जारी रहा। कल रात किसानों ने मशाल जुलूस निकालकर महापड़ाव स्थल से कलेक्ट्रेट सर्कल और पीर पहाड़ी दरगाह होते हुए पुनः महापड़ाव स्थल पर तक प्रदर्शन किया। इस दौरान वे सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। किसान नेता भागीरथ यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन मनमर्जी से किसानों की पुश्तैनी जमीनें हड़प रहा है, जिन पर पिछले 78 वर्षों से खेती हो रही है और कई जगहों पर भवन और घनी आबादी बस चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों को प्रशासन को नहीं देंगे और विरोध लगातार जारी रहेगा। भरतपुर में पीएचडी संवेदक प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद बिश्नोई ने संवेदकों की समस्याओं को लेकर संभाग स्तरीय बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरजीत चौधरी के नेतृत्व में की गई। विभिन्न जिलों से आए संवेदकों ने अपनी अपनी समस्याएं सामने रखी, जिन पर प्रदेश अध्यक्ष बिश्नोई ने तुरंत समाधान कराने का आश्वासन यहां पर दिया। बैठक में बच्चू डागोर, विनोद लोधा, सोदान सिंह, विशन गुर्जर, दिलीप दीवान, अशोक कुमेर, नरेश नदबई, राजेंद्र, रामहरी धौलपुर, पिंकू भुसावर, प्रशांत और मुंशी ठेकेदार मौजूद रहे। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे भरतपुर की पावन धरा पर पधारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरचंद बिश्नोई जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे संभाग के अध्यक्ष श्री जगदीश जी अवार जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं सभी संवेदकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जो समस्या थी उनके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष संभाग अध्यक्ष जी ने आपको सभी को अवगत कराया। जो
हमने सबने अभी थोड़ी देर पहले एक निर्णय लिया है कि हम सभी अपनी समस्याओं को लेके, जो हमारी मेन समस्या है वो बजट ना आना है, भुगतान नहीं आ रहा है। यह भुगतान ना आना एक केंद्र के जो पार्ट का हिस्सा है, वो केंद्र के पार्ट का हिस्सा हमें भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम राजस्थान के सभी सांसद महोदय हैं, उनके पास में जाएंगे, उनको अवगत कराएंगे, जिससे वो हमारी आवाज को लोकसभा में उठा सके। सभी कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर 2025 को चना भर्री के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसका सिर धड़ से गायब था और बदन पर चेकदार फुल शर्ट पाई गई। मामले की जांच में फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं शव के कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान बड़ा गांव निवासी लछिंदर पांडे के रूप में की गई। आरोपी श्यामलाल नेताम ने हत्या करना स्वीकार कर पुलिस को हत्या में प्रयुक्त डंग किया और मृतक का सिर दिखाया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कोंडागांव से खबर। एक गंभीर प्रवृत्ति का है, जो कि थाना विश्रामपुरी क्षेत्र में अपने को कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात शव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और घटनास्थल निरीक्षण करने पे अपने को ये सूचना मिली कि उस शव के धड़ से अलग था और जहाँ पे उसका सिर अलग था, जिसके बारे में हमारे द्वारा फोरेंसिक टीम और थाने की टीम बनाते हुए पता करने का प्रयास किया गया, पर कहीं पर भी थाना क्षेत्र में इस सिर के बारे में पता नहीं चला। बट अज्ञात सूत्रों से हमें कुछ संदेहियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और सबसे पहले अपने को जो मृतक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये मृतक है बाड़ा गांव निवासी लछिंदर पांडे, जिसका कुछ दिवस पूर्व कुछ अज्ञात लोगों के साथ में विवाद हुआ था, जिनका नाम बाद में पता चला कि वो श्यामलाल नेताम और रामू नेताम नाम के व्यक्ति थे, जिनका 28/11 को एम्स में कुछ विवाद हुआ था और 3 तारीख को इनका विश्रामपुरी में बाजार के दिन पे इनका विवाद हुआ था और जिसमें संदेह के आधार पे रामू को उठाया गया है, जिसमें पूछताछ पे उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया और आपसी रंजिश के कारण उसके गला काटकर टंगिया से हत्या करने की बात उसके द्वारा स्वीकार की गई है। और अब अंबिकापुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने बड़ा सौगात यहां पर दी है। अंबिकापुर में नालंदा परिसर बनेगा। 82 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहां पर शामिल हुए। सड़कें होंगी चकाचक, शहर सहित जिले की बदलेगी तस्वीर। महापौर मंजूषा भगत ने बड़ा बयान यहां पर दिया है। उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। तो अंबिकापुर से ये खबर है, जहां सड़कें अब चकाचक होंगी, शहर सहित जिले की तस्वीरें बदलने वाली है। अंबिकापुर में नालंदा परिसर बनेगा तो बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने जनता को बड़ी सौगात दी है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने भी यहां पर बड़ी सौगात आमजन को दी है। 82 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन यहां पर किया गया है, लोकार्पण किया गया है। पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इस समारोह में शामिल हुए हैं। सड़कें अब और भी चकाचक होंगी और शहर सहित जिले की तस्वीरें इससे बदलने वाली है। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन, 82 करोड़ रुपए के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है। मैं अंबिकापुर वासियों को, सरगुजा वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। ऐसे कई महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। अंबिकापुर शहर को, नगर निगम को विकास के लिए पिछले 23 महीने में 209 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। हमारी सरकार बनने के बाद अंबिकापुर शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हर संभव मदद राज्य सरकार की ओर से हो रहा है। सड़कों के भी मरम्मत का काम, पुनर्निर्माण का काम
तो अंबिकापुर से खबर है, जहां अंबिकापुर की जनता को बड़ी सौगात यहां पर मिली है। डिप्टी सीएम ने बड़ी सौगात दी है। तो अब सड़कें यहां पर चकाचक होने वाली है। शहर सहित जिले की तस्वीरें बदलने वाली है। अंबिकापुर में नालंदा परिसर बनने वाला है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने बड़ी सौगात अंबिकापुर को दी है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने बड़ी सौगात आमजन को दी है। 82 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन यहां पर किया गया, लोकार्पण किया गया। पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इस समारोह में शामिल हुए हैं। तो सड़कें अब और भी यहां पर चकाचक होने वाली है। शहर सहित जिले की तस्वीरें इसके बाद बदलने वाली है। महापौर मंजूषा भगत ने भी यहां पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।